हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम डील करने जा रहे हैं अपने राजस्थान एपीओ का नेक्स्ट एक्ट, जो वहाँ का लोकल एक्ट है, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट कर चुके हैं, हम पॉक्सो कर चुके हैं, और हम राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 एंड 2022 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्साइज एक्ट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास बच रहा है एससी एंड एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट, और उसके अलावा शायद एक जेजे एक्ट बच रहा है हमारा। ठीक है। तो आई होप ये मैं आपको सैटरडे संडे में अपलोड कर दूंगी। ठीक है। जब हमारी ये अपलोड हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगी। ठीक है। और इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दूंगी, और हिंदी में भी पीडीएफ आपको दे दूंगी। ठीक है। साथ में जब फ्रेंड्स हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं पीडीएफ आपको संडे तक दे दूंगी। और अगर किसी स्टूडेंट के पास पीडीएफ है या उनके पास अपनी बेयर एक्ट है, तो प्लीज आप एक बार इस लेक्चर से क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, कि क्या सारे प्रोविजंस एडेड हैं या नहीं है। ठीक है। आप लोग को बस इतना करना है। साथ में मैंने आप लोग को ये भी बताया है कि आप इंडेक्स आपको मिल जाएगी। ठीक है। इंडेक्स की लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। वो इंडेक्स को डाउनलोड करिए, और उसमें आप लिखना शुरू कर दीजिए। वन लाइनर आपका इंडेक्स में लिखा रहता है सेक्शंस, उसमें आप पनिशमेंट्स लिख लीजिए, उसमें कब इन्फोर्समेंट में आया, क्या बच रहा है। तो आपके पास हर एक एक्ट का एक इंडेक्स, एक एक पन्ना बचेगा बस। ठीक है। आपके पास 9 एक्ट्स के 9 पन्ने रहेंगे। ये आपको रिवीजन फिर एक बार आप अभी कर लेंगे ना, साथ में मेरे बनाते रहेंगे। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो डेली आपको वो वन, मतलब मैक्सिमम 1 आवर लगेगा, मिनिमम तो आपको 15 से 45 मिनट्स लगेगा एक एक्ट कंप्लीट करने में। ठीक है। तो आप ऐसे करके कर लेना है आपको। ठीक है। और उसके साथ फ्रेंड्स, मेरा ये सजेशन रहेगा कि सेम आपको मेजर एक्ट में भी कर लेना है। ठीक है। और एक बार जब हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, माइनर एक्ट एक बार हम कंप्लीट कर लेंगे संडे को। ठीक है। संडे तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मंडे से मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपैरिजन। ठीक है। कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे मेजर वर्सेस ओल्ड का। ठीक है। अब इसमें हम ऐसे करेंगे कि हम अपनी बेयर एक्ट लेंगे। बेयर एक्ट में मैं आपको ऐसे कराते रहूंगी कि ये चीज नहीं ऐड हुई है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आप वैसे कर सकते हैं। और आप लोग प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू ले सकते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। आपको चैनल पसंद आता है, आप लाइक करिए, आप कमेंट करिए। ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। ओके फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम प्रोसीड करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है राजस्थान एक्साइज एक्ट। ठीक है। ये 3 एक्ट जो है आपके, मैंने आपको वेटेज में बताया था, इसमें से 5 क्वेश्चंस लास्ट टाइम आए थे, तो आप इतने मान के चलिए इस बार भी आएंगे। हालांकि लास्ट ईयर सिलेबस अलग था प्रीलिम्स का, इस बार सिलेबस चेंज है। ठीक है, चेंज्ड है। अब आप देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज जो हम हर चीज में देखते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पहली चीज नोट डाउन करनी है, एक्ट नंबर 2। ठीक है। एक्ट नंबर 2, एसेंट की डेट क्या है? 20 मार्च एसेंट। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये गवर्नर एसेंट देगा, क्योंकि ये आपका लोकल एक्ट है। साथ में ये इन्फोर्समेंट में किस दिन आ रहा है? 1 जुलाई 1950। ठीक है। ये 3 चीज आपके प्रीलिम्स के पॉइंटर हो गए। हर एक्ट को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है। 1 जुलाई 1950। अब हम नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 1, जो हर जगह हर एक्ट पे कॉमन होता है। ठीक है। सेक्शन 1, टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। टाइटल क्या है इस एक्ट का हमें पता है, राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। डन। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ राजस्थान। ठीक है। ये आपका पीवाईक्यू एक क्वेश्चन बन जाएगा, होल ऑफ राजस्थान। कमेंसमेंट क्या है? कि इट शैल
come into force on such date as state government by notification in the official gazette appoint। तो ये कौन सी डेट है हमें पता है, 1 जुलाई 1950। ओके, 3 क्वेश्चंस आपके डन है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, सेक्शन 2 जो है हमारा ओमिट हो चुका है, ये आपको कुछ नहीं करना है इसका। अब सेक्शन 3 में आते हैं, तो कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट भी इसमें बता दूंगी, लेकिन एक बार आप लोगों को खुद से इसमें याद करने वाली चीज है, इसमें थोड़ा सा रट्टा आपको मारना पड़ेगा कि क्या चीज इंक्लूड हो रही है, इसके टर्म्स ऐसे हैं, वर्ड्स ऐसे हैं। और बहुत सारे टर्म्स तो मतलब मैंने खुद रटे हुए थे, क्योंकि इतना हमें डीप में चीजें पता नहीं है इसकी कि क्या होता है ना। तो ये थोड़ा सा अलग है। तो अब देखिए, रिवेन्यू जो राजस्थान एक्साइज एक्ट है ना, मैं आपको एक बेसिक बताती हूँ कि ये एक्साइज एक्ट किसी भी स्टेट का, जैसे दिल्ली हर स्टेट का होता है, दिल्ली का हो गया, छत्तीसगढ़ का आप पढ़े पढ़े होंगे, एमपी का पढ़े होंगे, तो ये एक्साइज एक्ट करता क्या है, ये रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपको किसी तरह से प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स होते हैं, जैसे बियर होती है, वाइन होती है, फिर उसमें वो हेम्प वाला जो होता है, गांजा, चरस, और भी 3 4 अलग अलग ताड़ी होता है, ये सारे जो कैटेगरीज हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट ऐसे एक्ट के थ्रू वो उनको, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, उनका सेल कैसे होगा, इन सब चीजों को ये रेगुलेट करता है स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट ये सब रेगुलेट क्यों करता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फिर टैक्स लगाता है, ड्यूटी लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जैसे आपको जीके वाली चीजों में भी पता होगा कि सबसे ज्यादा कोई भी स्टेट रेवेन्यू जनरेट करता है वो एक्साइज से करता है, शराब और इन सब चीजों से स्टेट जो है रेगुलेशन से उसको कमाई होती है हर एक स्टेट की, इसलिए हर एक स्टेट का अपना एक्साइज एक्ट होता है। तो हम एक्साइज एक्ट पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि हम जिस स्टेट में हम एपीओ बनने जाएंगे, तो जब आप प्रोसिक्यूटर रहेंगे वहां पे, ठीक है, तो अगर कोई भी इस चीज में किसी ने ऑफेंस कर दिया, तो आपको स्टेट को रिप्रेजेंट करना है ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी तो आप उस चीज को करेंगे। तो इसका रीजन ये है। जैसे बिहार में भी है कि बिहार में तो बैन है पूरा का पूरा, तो इस आपको एक जनरल आइडिया हो गया कि आपको क्यों पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है एक्साइज में। ठीक है, तो इन्होंने पहले डेफिनेशंस में हमें समझा रखा है कि क्या चीज क्या होती है, कौन सी एक्साइजेबल आर्टिकल्स होंगी, किस चीज को हम मिक्स कर दे रहे हैं तो क्या बन रहा है। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगी, जो रहेंगी वो मैं साथ में टिक भी कराती रहूंगी। तो आप 3 क्वेश्चंस जो है मान के चलिए डेफिनेशन से, ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है। और लेक्चर के बाद आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसकी बेयर एक्ट आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जब भी आप एक्साइज एक्ट पढ़ेंगे, तो इसकी बेयर एक्ट आप बार बार रीडिंग करेंगे ना, और एमसीक्यूज लगाएंगे, तभी आपको ये चीजें दिमाग में बैठेंगी। मतलब मेरे साथ यही हुआ था, इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था माइंड को। मतलब हम जैसे बाकी हम बीएसए बीएनएस ये सब पढ़ते हैं, पॉक्सो पढ़ते हैं, तो वो हमारे डेली उसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टेट में, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है आपकी बियर की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बियर का मतलब, इससे आपका एक एमसीक्यू बनेगा कि क्या इंक्लूड कर रहा है बियर। ठीक है, एल, स्टाउट, पोर्टर एंड अदर फर्मेंटेड लिकर्स मेड फ्रॉम माल्ट। ये आपका एक एमसीक्यू में कोई एक ऑप्शन हटा देगा, दूसरा ऑप्शन लिख देगा। ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यू, ये हर एक वर्ड जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कोई और वर्ड जोड़ देगा। ठीक है, इसको आप एक बार नहीं, बार बार आपको पढ़ना है। सेकंड, आबू एरिया, ये इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, आप इसको मिस कर सकते हैं, एक बार मतलब पढ़ लीजिएगा आप। सेकंड है हमारा डीनेचर्ड। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का क्या मतलब है कि मिक्स्ड विथ सच सब्सटेंस एंड बाय सच प्रोसेस एज मे बी डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 42 in order to render any spirit unfit for human consumption, whether as a beverage or as a medicine or in any other way whatsoever। तो डीनेचर्ड का मतलब ये क्या होता है, हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विकृतिकृत। देखिए मेरी हिंदी मेरी भी थोड़ी सी स्लो है, सॉरी। तो इसको आप देख लीजिएगा 3 में क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है
कि आप कोई भी ऐसे सब्सटेंस से जो या कुछ ऐसा प्रोसेस जो 42 में दिया गया है उससे आप किसी भी चीज को स्प्रिट को एनी स्प्रिट को आप अनफिट कर रहे हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए। अब वो ह्यूमन जो है वो कंजम्पशन नहीं कर सकता उसका, ठीक है। चाहे आप उसको बेवरेज में या मेडिसिन में यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह से, सबको पता है कि स्प्रिट अल्कोहल जो है मेडिसिन में भी हमारे यूज होता है। डीनेचर्ड का क्या मतलब है, आपने उसको इस तरह से कुछ उसका कुछ अलग ही चीज एक्सपेरिमेंट कर दिया, कुछ उसमें एक ऐसा सब्सटेंस यूज कर दिया कि उसके बाद वो इंसान नहीं ले सकता उसको, वो अनफिट हो जाएगा, उसके बाद उसकी तबीयत हो जाएगी खराब, ठीक है। तो डीनेचर्ड का मतलब समझा रखा है इन्होंने, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये है डीनेचर्ड स्प्रीटियस प्रिपरेशन। अब इसमें प्रिपरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि एनी प्रिपरेशन ऑफ डीनेचर्ड स्पिरिट या एल्कोहल एंड इंक्लूड्स लिकर, फ्रेंच पॉलिश, वार्निश प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सच स्पिरिट और अल्कोहल। ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाएगा। ये आपको लिखना, इसमें ना मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें समझाने जैसा नहीं है कि फ्रेंच पॉलिश क्या है, वार्निश, ये आपको एमसीक्यूज में ही आपको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो 2-3 बार आपको ये बेयर एक्ट थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको एमसीक्यू इसके जितने आप प्रैक्टिस कर सकेंगे ना, वहां से आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे करके हो रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार मैं कंपैरिजन वाली चीजें अपनी कंप्लीट कर लूँ माइनर एक्ट के बाद, उसके बाद मैं फिर एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। अगर पॉसिबल हो, इस पे मैं आपको कमिटमेंट कोई नहीं दे रही हूँ, इस पे कमिटमेंट नहीं है मेरी, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी स्टूडेंट ग्रुप वाले देख रहे हैं, मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें सबसे ऊपर आर्म्स एक्ट था, उसके बाद सारे माइनर लॉज के उसमें एमसीक्यूज हैं, ठीक है। आप अभी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप ये एमसीक्यूज लगा लीजिएगा, ओके। बस उसमें प्रोबेशन का एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि प्रोबेशन की लिंक में आपको शायद 20 या 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो वो सफिशियंट है। तो प्रोबेशन का मैंने आपको नहीं दिया है। तो आप ये लेक्चर के बाद एक बार एमसीक्यू प्लीज, आप लोग इस एक्ट का आप लोग बिना एमसीक्यू लगाए आपको आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा ये पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्साइजेबल आर्टिकल। तो हमारे एक्साइजेबल आर्टिकल्स होते क्या है, मतलब जो हम जिस पे हम आबकारी ये अधिनियम लग रहा है, तो वो आर्टिकल्स आयुक्त कौन से हैं, ठीक है। आर्टिकल्स मतलब आयुक्त वो हैं कौन से, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका सेक्शन नंबर। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसका आपको एमसीक्यू भी बनेगा, मेंस में आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरीके से ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो इसको आपको याद रखना है। कोई टॉपिक इसने इस कुछ और ऐड कर देगा या इस पांच चार ऑप्शन दे देगा, चार में से बोलेगा कि इसमें से कौन सा एक्साइजेबल आर्टिकल नहीं है या कौन सा है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, पहला कि स्पिरिट, फर्मेंटेड लिकर और एनी एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन और डीनेचर्ड स्पिरिट और डीनेचर्ड स्पिरिटियस प्रिपरेशन, ये भी एक एक्साइजेबल आर्टिकल है जिसपे एक्साइज की ड्यूटी जिसपे लगेगी, ठीक है। किस मेन इनको इसका मेन पर्पस है रिवेन्यू को जनरेट करना। तो रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, वो आर्टिकल्स की बात कर रहा है ये। तो अगर ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है, ये इस पे भी आपका लगेगा। दूसरा, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है, बाद में डिफाइन किया है वो कौन सा है, उस पे भी आपके एक्साइज ड्यूटी लग रही है। स्टिल्स या अदर अप्लायंसेस फॉर डिस्टिलेशन, ये अप्लायंसेस यूटेंसिल्स की बात कर रहा है कि जो भी प्रोसेसिंग में आपको जो भी चीजें यूज होती हैं, जो भी बर्तन, जो वो फ्लास्क या जो जो चीज यूज होती हैं, जो भी आप जैसे कोई भी फैक्ट्री इसको मेड कर रही है, तो फैक्ट्री जाके परचेस कर रही है, तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है। ये चीज बता रहा है अप्लायंसेज और स्टील्स का। फोर्थ बता रहा है कि कोई फर्मेंटेड वॉश या अदर मटेरियल जो डिस्टिलेशन के ये प्रोसेस की बात कर रहा है, ये सारे यूटेंसिल्स आपको जो लेने, यूटेंसिल्स फिर जो भी चीजें यूज होती होंगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन सब पे भी ये आर्टिकल वो लगा रहा है, आपकी ड्यूटी लगा रहा है एक्साइज ड्यूटी। फिफ्थ क्या कह रहा है कि एनी अदर आर्टिकल विच स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर टू बी एन एक्साइजेबल आर्टिकल। साथ में कह रहा है कि सिर्फ इतना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी नए चीज को या पुरानी चीज को आप उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, उसको डिक्लेयर कर देगी कि ये एक्साइजेबल आर्टिकल है, ठीक है। तो ये कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण डेफिनेशन नहीं है। स्टेट कभी भी किसी अलग आर्टिकल को भी इसमें जोड़ सकती है, ये पॉइंट ये कह रहा है। ये आपका एमसीक्यू का भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है।
फिफ्थ बात कर रहे हैं हेरिटेज लिकर की, कि हेरिटेज लिकर जो है, हेरिटेज शराब जो है, उसको भी ये बनाएगा इसके अंडर। ये आपके एमसीक्यूज आपको ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ ज्यादा समझाने जैसा नहीं है, ठीक है। मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ समझाने जैसा, मुझे तो रटने जैसा ही लग रहा है ये वाला एक्ट जो है आपका। फिफ्थ है आपका एक्साइज कमिश्नर। फिफ्थ एक्साइज कमिश्नर आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्री के अकॉर्डिंग, कि इट मीन्स द एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, ये आप याद रखिए। फिर सिक्स्थ है हमारा एक्साइज ड्यूटी, कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? इट मीन्स एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज इम्पोज्ड बाय और अंडर दिस एक्ट। कोई भी ड्यूटी जो है वो इसके इस एक्ट के अंदर लग रही है, एक्साइजेबल आर्टिकल पे लग रही है। किस पे लगती है? मैंने बताया मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो ये है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है एक्साइज ड्यूटी का, ठीक है। इसका सेक्शन नंबर आप लास्ट में अगर याद रहे तो रखिएगा, लेकिन मेन मेन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जनरल आइडिया ले लेना है, ऊपर नीचे हम लोग थोड़ा बहुत माइंड से कर लेते हैं। सेवेंथ है हमारा एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर कौन होगा? उसने कहा एनी ऑफिसर और पर्सन अदर देन, ये आपको याद रखना है इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है। अदर देन एक्साइज कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6, other than or invested with power of excise officer under this act, ठीक है। इसको और इसको छोड़ के कोई भी पर्सन या ऑफिसर एक्साइज ऑफिसर की डेफिनेशन में मतलब वो ऑफिसर कहलाएगा, कमिश्नर नहीं कहलाता है एक्साइज ऑफिसर, या किसी और को अगर कोई पावर दी है एक्साइज ऑफिसर की उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्साइज रिवेन्यू। अब आपका रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू ये कह रहा है कि जब कोई भी चीज जो आपने किसी पेमेंट से, ड्यूटी से, फीस से, टैक्स फाइन से आपने इम्पोज करी है, तो और वहां से डिराइव हुई है या डिराइव होगी इन फ्यूचर, उसको हम रिवेन्यू कह रहे हैं, ठीक है। उसी को हम रिवेन्यू कह रहे हैं एक्साइज। लेकिन इसमें आपको क्या याद रखना है? रिवेन्यू साथ में अगर हम कोई भी चीज कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, जपत कर रहे हैं, जपत करते हैं, ठीक है, या किसी ऑर्डर अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग टू लिकर, तो इस ये सारी चीजें आपकी रिवेन्यू के अंडर जनरेट होगी। जो आबकारी वाले आपने देखा है ना, बिहार में वो लोग जब्त कर लेते हैं अपने अंदर सब चीजें, है ना, जो पकड़ी जाती हैं ऐसे करके। वहां पे तो टोटली बैन है, इस वजह से जब्त होती हैं चीजें। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिमिट से ज्यादा लेकर जा रहे हैं, या आपके पास बिल नहीं है जो आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जब्त हो रही हैं चीजें, तो वो सब भी रेवेन्यू में आएंगी आपकी, है ना। रेवेन्यू की ये बात कर रहे हैं। लेकिन आपको इस डेफिनेशन से आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि अदर देन फाइन इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये रेवेन्यू में नहीं आता है। अगर आपको कोर्ट ने कोई फाइन लगा दिया, आपकी जब्ती हुई, ठीक है, आपका केस चल रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने कुछ फाइन लगा दिया, तो क्या वो रेवेन्यू में आएगा? उस केस में नहीं, रेवेन्यू में वो नहीं आएगा, ठीक है। ये पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू का, ठीक है। और ये सारी चीजें भी इस तरह से भी पूछ सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे होता है, वो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आइएगा, ठीक है। नाइन्थ है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? टेक आउट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जो स्टेट से आप बाहर लेकर जा रहे हैं और जो स्टेट के अंदर ला रहे हैं वो इम्पोर्ट होता है। इम मतलब इन, और एक्सपोर्ट मतलब आउट, एक्स मतलब आउट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेंथ की फर्मेंटेड लिकर क्या होता है? इससे आपका क्वेश्चन बनेगा फर्मेंटेड लिकर। इसको आपको याद रखना है कि मीन्स वाइन, पचवारी या पचवई, फर्मेंटेड तारी, एंड एनी अदर लिकर दैट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी फर्मेंटेड लिकर। मतलब ये वाइन को भी कह रहा है, ये पचवारी या पचवाई दोनों एक है, ठीक है, इसको भी कह रहा है। ये फर्मेंटेड तारी को भी कह रहा है, साथ में ये कह रहा है कि अदर भी हो सकता है, और वो अदर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन में आपको घुमा देगा, कोई एक चीज नहीं मिस होगी, वो होगा, ठीक है, फर्मेंटेड लिकर। अभी आप बियर से कंफ्यूज होंगे, बियर में उसने एल, स्टाउट, ठीक है, और क्या चीजें मैं खुद अभी आज इसमें भूल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा, हाँ देखिए, स्टाउट, एल, पोर्टर, पोर्टर, और जो माल्ट से बन रहा है, ठीक है, पोर्टर, और जो मेड फ्रॉम माल्ट। तो आपको ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि फर्मेंटेड लिकर की डेफिनेशन में ये चीज ऐड हो रही है, बियर के चीज में ये ऐड हो रही है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप 3 4 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन में आते हैं
कि इम्पोर्ट क्या होता है, ये हमने देख लिया था, इसके सेक्शंस देख लीजिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट आएगा कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स क्या होती हैं। ठीक, इसने 4 बता रखी हैं, इसमें से कोई एक चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। इसमें ये कन्फ्यूज़ बहुत करेगा आपको। बियर की डेफिनेशन आपका बन जाएगा, फर्मेंटेड लिकर का बन जाएगा, एक्साइज़ वाला बन जाएगा एक, ठीक है? एक ये बन जाएगा इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एक्साइजेबल आर्टिकल कौन से हैं, ये वाला ये बन जाएगा। तो ये सारी की आपको अंदर के मटेरियल्स पता होने चाहिए, कितने पॉइंट्स में क्या-क्या कह रहा है। अब ड्रग्स क्या होती हैं कि किन-किन चीज़ों को ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स की डेफिनेशन में लेकर आ रहा है, मतलब कि किन-किन चीज़ों को ये मादक, औषधि, औष सॉरी औषधि द्रव्य के अंदर लेकर बता रहा है कि किस-किस चीज़ पे आपकी रेवेन्यू वो लगेगी, ठीक है? अब आप देखिए, पहला कह रहा है ये कि लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग टॉप ऑफ हेम्प प्लांट। एक हेम्प प्लांट आप सबको पता होगा, ठीक है, लड़कियों को मे बी कम पता हो, लड़कों को पता होगा, वो जो बॉब मार्ले वाला कुछ है ना पत्ता, ऐसे करके, कौन सा, जिसको हम गांजा कहते हैं, गांजे का पेड़ कहते हैं। मेरे घर की खिड़की के बाहर है बहुत सारे, इसलिए मुझे डिटेल में पता है। तो इसमें कह रहा है कि उसके लीव्स, उसके स्मॉल स्टॉक्स, उसके फ्लावर या टॉप्स, ये 3 चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा-सा अच्छे से बता सकती हूँ, जिसको हम कहते हैं ऑल फॉर्म्स नोन एज़ भांग, सीधी, गांजा। भांग आपको पता है, वो जो भांग की गोली मिलती है ना, जो वो शिवरात्रि वाले दिन दूध या उसमें मिक्स करके और होली में भांग पीते हैं, ठीक है, ये सब बन इसी पत्ते से रहा है, कैनबिस से बन रहा है। एक भांग बन रहा है, एक होता है सीधी, ठीक है, सीधी होती है जिसको हम चरस भी कहते हैं शायद, ठीक है, वो उस ये अलग, मतलब एक ही पौधे से 3 अलग चीज़ बन रही है, ठीक है, सीधी बन बन रही है। एक होता है गांजा, ठीक है, सबसे महंगा ये होता है, फिर गांजा ऐसे ही होता है बेकार, फिर ये सबसे सस्ता पता नहीं, हमारे कॉलेज टाइम पे लड़के लोग पीते थे ये भोला भोला करके इसको, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पता है ये, ठीक है। तो मतलब ये भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है आपका, ओके। नेक्स्ट है कि चरस, ये आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम्प प्लांट। चरस क्या होता है कि उसके हेम्प प्लांट का जो दाने होते हैं, ठीक है, दाने से निकलती है चरस, ठीक है। उसके बाद विच हैज नॉट बीन सबमिटेड टू एनी मैनिपुलेशन अदर देन दोज नेसेसरी फॉर पैकिंग, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर थर्ड है आपका एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग और एनी ड्रिंक प्रिपेयर्ड देयर फ्रॉम, ठीक है। फिर ये आपकी बात करता है फोर्थ की एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नारकोटिक सब्सटेंस विच स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर, स्टेट गवर्नमेंट जब भी डिक्लेयर करती है ऑफिशियल गैजेट में निकालती है, ठीक है, अदर इंटॉक्सिकेंट की भी बात कर रहा है और नारकोटिक सब्सटेंस की, कि स्टेट गवर्नमेंट उसको भी वो कर सकती है, ठीक है, डिक्लेयर कि ये भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग की डेफिनेशन में आएंगे। और सब सब्सटेंस नॉट बीइंग ओपियम, कोका लीफ और मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एज डिफाइंड अंडर ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन थोड़ा सा बनने के चांस कम है इस वाले पार्ट से, ठीक है। मेन आपको ये मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए कि ये 4 चीज कहाँ पे बोल रहा है आपको, ठीक है, और इसका सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक बार आप इसको प्लीज खुद से ना एक बार शांत दिमाग से क्लास के बाद आप इसको दोबारा गो थ्रू करिएगा, ठीक है। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उसके बाद एक बार आप तब देखिएगा, और एक बार आप रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही इसको दोबारा एक बार पढ़िएगा, तब आपके माइंड में ये, तब जाके 80 to 90% ये सेट होगा। उसके बाद आप इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे ना, तो भी आपको चीज़ें, ये बाकी की चीज़ें आपके खोलेगा कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ओके। 14th ए आपका इम्पोर्टेंट है, लेंस्ड पॉपी हेड्स, ठीक है। ये कह रहा है कि कैप्सूल्स ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट, उसके कैप्सूल्स हैं, वेदर इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, और या तो वो ओरिजिनल फॉर्म में है या कट हैं या क्रश्ड हैं या पाउडर्ड हैं, फ्रॉम विच जिसमें से जूस एक्सट्रैक्ट कर दी गई है, ठीक है, जूस एक्सट्रैक्ट कर दिए, ये शायद अफीम होता है, चिर शायद, ठीक है, मुझे इतना इसका नहीं आइडिया है। ये 14 ए आप याद रख लीजिएगा इसको। फिर 15th बात कर रहे हैं आपके लिकर की, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिकर, लिकर का मतलब क्या होता है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर होता है, ठीक है, ये हमें पता है। और क्या इंक्लूड करता है ये,
ये अब देखिए स्पिरिट ऑफ वाइन, ये भी आपका एमसीक्यू ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, ठीक है। स्पिरिट, वाइन, तारी, पचवार, बियर एंड ऑल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग एल्कोहल और एज ऑल्सो एनी सब्सटेंस विच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन नोटिफिकेशन डिक्लेयर। तो ये आप याद रखिए, ये रखिए, ये रखिए, ये 5, 6 और 7, और ये स्टेट गवर्नमेंट भी आपको बोल सकता है, इसमें आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। ये आपको लिकर की डेफिनेशन में याद होना चाहिए कि हम एक एक तो आप याद कर लीजिए स्पिरिट ऑफ वाइन पहला, फिर दूसरा स्पिरिट, तीसरा वाइन, फिर उसमें आप तारी, पचवार, बियर। अब आपने अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए कि कौन क्या क्या पीता है। आपने अपने लोकल एरिया में भी सुना होगा ये तारी, तो सुना होगा सबने, स्पिरिट भी सुना है, वाइन भी सुना है, बियर भी सुनी है, तारी, पचवार, स्पिरिट ऑफ वाइन, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई और भी अल्कोहल जो हो सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट कुछ और भी इसमें डिक्लेयर कर सकती है। 16th आपको ऐसे याद रखना है कि कौन इसको केसेस हैंडल कर रहा है, कहाँ जाएगा, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में। इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कौन सा मैजिस्ट्रेट आएगा इसमें, तो फर्स्ट क्लास। सेकंड है आपका मैन्युफैक्चर, इसको बस आप बेयर रीडिंग दे दीजिए कि मैन्युफैक्चर का मतलब है एवरी प्रोसेस वेदर नेचुरल या आर्टिफिशियल बाय एनी एक्साइजेबल आर्टिकल, ठीक है। एक्साइजेबल आर्टिकल हम ऊपर देख चुके थे कि कौन कौन से वो यूटेंसिल्स जो थे, स्टिल्स थे, डिस्टिलेशन थे, उससे प्रोड्यूस हो रहा है या प्रिपेयर हो रहा है होली या पार्टली, और ऑल्सो डी रीडिस्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड एवरी प्रोसेस फॉर उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, उसमें फ्लेवर डाल रहे हो, उसमें ब्लेंडिंग कर रहे हो, उसमें कलरिंग कर रहे हो, ये सब मैन्युफैक्चरिंग है, सब चीज मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, ठीक है। आप मतलब हम ये सब चीज कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें रेवेन्यू लगाना है ना, रेवेन्यू भी तो स्टेट को जनरेट करना है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने तो रिड्यूस कर रहे हैं, हम थोड़ा ना अल्कोहल बना रहे हैं, कोई कह रहा है हम अल्कोहल नहीं बना रहे, हम तो फ्लेवर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज कवर कर ली है इसको, इस कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रखिएगा ना, कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से क्या क्या आपसे किस तरह से लेना चाह रही है, जो लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा चीज ना माइंड में लेके फिर आप उस चीज की डेफिनेशन को डीप में जाइए और अपने माइंड में पिक्चर बनाइए इसकी, ठीक है। अब 17th ए है आपका मोलासेस, ठीक है। ये इसको शीरा बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है। इट मीन्स मदर लिकर produced in the final stage of the manufacture of sugar और खांडसारी शुगर, ठीक है। ये शीरा इससे बनता है, शुगर या खांडसारी जो होती है गन्ने का, गन्ने से बनती है, और इसके लिए वैक्यूम पैन प्रोसेस या ओपन पैन प्रोसेस यूज होता है शुगर कैन या गुड़ का, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिएगा, ये इजीली याद हो जाएगा। अब 18th है आपका पचवाई। पचवाई का क्या मतलब होता है, पचवाई को जब फर्मेंटेड, कोई भी फर्मेंटेड चीज हम किससे करते हैं, हम बैक्टीरिया या यीस्ट यूज करते हैं ना फर्मेंटेशन के लिए। इडली की भी तो फर्मेंटेशन होती है, तभी तो हम कहते घर पे मम्मी लोग कहते हैं कि बहुत टेस्टी इडली बनी है, या बाहर की अच्छी नहीं बनी है क्योंकि वो फर्मेंट अच्छे से नहीं हुई थी। तो शराब के लिए भी वही होती है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन, पचवाई क्या है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड है ये चीज किससे, राइस से, मिलेट से, या अदर ग्रेन से, ठीक है। इन ये तीन चीज जो हमारी हैं, इनसे उनको जब हम फर्मेंट कर देते हैं, उसके बाद चाहे हम इसको मिक्स कर रहे हैं किसी लिक्विड से या नहीं, ठीक है, और एनी लिक्विड ऑब्टेन्ड देयर फ्रॉम, और उसके बाद डाइल्यूटेड या अनडाइल्यूटेड फॉर्म से जो फिर बाद में एकदम निकल रहा है, पीने वाला जो चीज निकल रही है, उसको हम कह रहे हैं पचवाई, ठीक है। ये तीन चीजों से बन रही है पचवाई, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू का क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लेस, एक जनरल आइडिया, प्लेस क्या हो सकती है, कोई घर, घर पे भी बनाता है, एक्सक्यूज मी, कोई जो है घर पे भी ये काम करता है, बिल्डिंग भी कोई ले सकता है, शॉप में भी कर सकता है, रूम में भी कर सकता है, बूथ में, टेंट में, ये सब जो है, ये सब आपका प्लेस पे वो आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर जब्त हुआ तो फिर आपके ऊपर केस बनेगा ना, वहां से चीजें अगर आपने इस चीज के अंडर कोई भी ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज सीज होगी, फिर जब्त होंगी, तो ये सब चीज आपको, बोट में आप पी रहे हो या बोट में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उस चीज से, ठीक है। तो इसको आप बहुत वाइडर है ये चीज, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल आपका ऐसे ही है, आप बस इसको रीड कर लीजिएगा एक बार, स्टेट का मतलब और स्टेट ऑफ राजस्थान को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। स्टिल क्या है हमारा,
स्टिल क्या है? सेल में एक चीज आप ये याद रखिएगा, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ गिफ्ट। ठीक है, अगर गिफ्ट गिफ्ट जो है, अगर आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है तो वो सेल के अंदर नहीं आएगा। ये आपका एमसीक्यू बनेगा एक, ये आपका एक एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिट, इट मीन्स लिकर कंटेनिंग एल्कोहल। ठीक है, किसी भी लिकर में एल्कोहल है और वो ऑब्टेन करी गई है डिस्टिलेशन से, वेदर इट इज डीनेचर्ड और नॉट, अब वो पीने योग्य है चाहे नहीं है, वो स्प्रिट कहलाएगी। ठीक है, और वो एक लिकर है जो शराब जिसके अंदर है। ठीक है, अब वो पीने लायक है चाहे नहीं है, और उसको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमें जो मिल रही है उसको हम स्प्रिट कह रहे हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा स्टेट और स्टेट ऑफ राजस्थान है, इसका मतलब नहीं है। स्टिल मैंने आपको बताया था कि अपैरेटस, ठीक है, फॉर डिस्टिलेशन मतलब बर्तन हो गए ये, ठीक है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग और डिस्टिलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ये हमारा स्टिल होता है। 22nd हमारा तारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तारी क्या होता है? जो पाम ट्री होता है ना, पाम ताड़ के पेड़ होते हैं, बिहार में भी मैंने देखे हैं ताड़ के पेड़, शायद केरल में भी होते हैं। नारियल पानी होता है, ताड़ी भी मिलता है बट केरल में, मेरे एक भैया है वहां पे, उन्होंने बताया था मुझे कि ताड़ी भी मिलती है। तो ताड़ी क्या होती है? वो जो पाम ट्री होता है ना, खजूर का पेड़ जो होता है, उससे आप फर्मेंट कर रहे हो उस जूस को या अनफर्मेंटेड कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं। ठीक है, उसको हम मतलब उसको लेकर आते हैं, फिर उसको फर्मेंटेशन करते हैं, फिर वो जब उसके बाद उसमें से कंसंट्रेशन फॉर्म निकालते हैं तो उसमें वो होता है आपका, उसको हम इंटॉक्सिकेटिंग फिर बन जाता है वो आपका, तब उसमें नशे होते हैं। ठीक है, फिर 23rd है टू बॉटल, ये इंपॉर्टेंट है आपकी डेफिनेशन। टू बॉटल का मतलब है टू ट्रांसफर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल। अब आपने जिस चीज में बना दी है, अब आप जब जैसे मार्केट से खरीद के लाते हैं, मार्केट से नहीं, ठेके से खरीद के लाते हैं जब आप, तो आप देखते हैं आपको एक बॉटल में मिलती है ना, एक बॉटल होती है, लेकिन वो उसी बॉटल में थोड़े ना बन रही होती है। बन तो जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है बड़े बड़े उसमें बन रही है, फिर छोटी चीजों में आके वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यही टू बॉटल की बात कर रहा है, कि जब आप इससे इसमें डाल रहे हैं, या कोई जार है या फ्लास्क है या अदर रिसेप्टेबल है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, वेदर एनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर और एडुकेशन और इंक्लूडिंग, ये चीज आप बस इसको एक जनरल आइडिया ले लीजिएगा, इसका सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वो थोड़ा सा है प्रॉब्लम इसमें, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। 24 सेक्शन नंबर भी, तोला का मतलब भी, जैसे आपका सोना सोना होता है, गोल्ड होता है, उसमें भी तोला की बात करते हैं ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं, एक्साइज आर्टिकल की बात करते हैं या शराब की बात करते हैं, तो उसमें तोला का हम वेट कैसे लेते हैं? तो एक 180 ग्राम ट्रॉय कह सकते हैं उसको, या हम 11 पॉइंट इतने ग्राम का। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लेगा, या बोथ ऑप्शन में दे देगा, बोथ हो जाएगा, या कोई अलग उसमें ये दे देगा। ये आपको जरूर याद रखना है, ट्रॉय और ग्राम ये अलग अलग है। ठीक है, ये आपको करना है। फिर ट्रांसपोर्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है मूव करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, विद इन दोज पार्ट ऑफ द राजस्थान टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। तो ट्रांसपोर्ट ये विद इन हो रहा है, ये आप याद रखिएगा, विद इन दोज पार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये है ना, इसमें इंपोर्ट की इंपोर्ट मतलब आ रहा है, एक्सपोर्ट मतलब जा रहा है, और ट्रांसपोर्ट मतलब ये स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी आपका एमसीक्यू का पार्ट है। अब फ्रेंड्स, ये हमने ना मोस्ट डिफिकल्ट चीज जो है ये अभी तक करी है, इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी इसके सेक्शन नंबर याद करने में और सब चीज में। इसके बाद जो आपका 4 से लेके 15 है ना, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बस यहाँ तक थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम देगा, फिर नहीं देगा। ठीक, अब फोर्थ क्या बात कर रहा है, कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू डिक्लेयर व्हाट इज टू बी डीम्ड लिकर। ये हम सबको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर रहेगी कि क्या लिकर आय होगा, क्या लिकर नहीं होगा। क्लॉज 1 क्या कह रहा है, आपको क्लॉज में याद रखना है इसको। क्लॉज 1 कह रहा है आपका, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ये हमें पता है सब जगह, डिक्लेयर कर सकता है एनी सब्सटेंस टू बी लिकर। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ दोज एक्ट और एनी पोर्शन देयर ऑफ। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वो उसको डिक्लेयर कर दे लिकर के लिए। सेक्शन 4 आपका ये कहता है, क्लॉज 1।
क्लॉज 2 क्या कहता है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट में इन लाइक मैनर सेम उसी तरह से एंड फॉर लाइक पर्पसेस सेम उसी उद्देश्य के साथ ये डिक्लेयर कर सकता है कि व्हाट शैल बी डीम्ड टू बी कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। जो आप देखते हो कि देशी शराब और विदेशी शराब लिखा रहता है ठेके के बाहर, तो स्टेट गवर्नमेंट ही इसको डिक्लेयर करता है कि क्या देसी में आएगी क्या विदेशी कहलाएगी। ठीक, तो सेक्शन 4 का दो क्लॉज में आपके डिवाइड है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर की बात कर रहा है। पहले में क्लॉज 1 में स्टेट गवर्नमेंट आप क्या डिक्लेयर कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है कि लिकर क्या होगा, लिकर को हम क्या चीज किस सब्सटेंस को हम लिकर मानेंगे। क्लॉज 2 में स्टेट गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर कर रहा है कि जो लिकर है कौन सा लिकर देसी माना जाएगा और कौन सा विदेशी माना जाएगा, मतलब कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर। ठीक, सेक्शन 4 क्लियर हो गया, अब हमारे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेक्शन 5 जो है ये बात करता है आपकी पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट्स ऑफ सेल, लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, कि ये जो सीमा है उसको घोषित करने की शक्ति, हिंदी वालों के लिए। इसमें है हमारा क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर विथ रिस्पेक्ट either to all the territories of the state to which this act extend or any local area comprised therein। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या तो पूरे पूरे स्टेट के लिए ये चीज डिक्लेयर कर सकती है या स्टेट गवर्नमेंट इतने एरिया के लिए इस चीज को डिक्लेयर कर सकती है। अब क्या डिक्लेयर कर रही है कि एज रिगार्ड परचेजर्स, ठीक है, जो परचेजर्स जो उपभोक्ता है, परचेजर्स का मतलब उपभोक्ता होता है, शायद एक मिनट में देख लेती हूँ, खरीदार, खरीदार जो होते हैं, ठीक है, कि एज रिगार्ड्स खरीदार जो खरीदेंगे जनरली या फॉर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ, मतलब जो खरीदार हैं जो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए इस एरिया के खरीदार के लिए भी ये चीज ला सकती है कि भैया इस एरिया के खरीदार पे अब से ये ड्यूटी लगेगी, या अगर आप बस इतना ही लिमिट कर सकते हैं खरीद सकते हैं, या वो पूरे स्टेट ऑफ राजस्थान पे ये लगा सकती है। ठीक, और जनरली और फॉर एनी, या तो वो किसी जनरली लगा सकती है, मतलब हमें कि अब से ये चीज हो रही है, या वो किसी स्पेशल ओकेजन पे लगा दे रही है। मान लो आप होली का टाइम है, स्टेट ने कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने बताया कि ये जो ये पर्टिकुलर वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा इस टाइम पे लास्ट टाइम बहुत क्राइम्स बढ़े थे और यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, तो इस टाइम पे उसने लिमिट लगा दी कि आप इतना ही आप खरीद सकते हैं बेचने के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये लिमिट पूरे स्टेट पे लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये लिमिट छोटे से एरिया में लगा सकती है, ये खरीदारों के लिए भी लगा सकती है, ये चाहे तो हमेशा के लिए लगा सकती है कि आने वाले 4-5 महीने के लिए, ये चाहे तो दिवाली होली और ऐसी चीजों पे भी लगा सकती है। ठीक, इसका मतलब इतना है। और ये बोलेगी कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल। अब वो लिमिट लगा रही है रिटेल पे आपके, ठीक है, कि बिक्री की सीमा आपकी क्या होगी, बिक्री की सीमा आपकी क्या होगी हिंदी मीडियम के लिए। अब दूसरा क्लॉज हमारा क्या कह रहा है कि सेल ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इन एनी क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी डिक्लेयर्ड in excess of the quantity declared in subsection 1 as the limit of sale by retail shall be deemed to be सेल बाय होलसेल। अब ये क्या कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट की, अगर आपने जो हमने ये लिमिट लगाई है, ये जो हमने लिमिट लगा दी है, स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहा है इस लिमिट से ऊपर अगर किसी ने खरीदा तो हम उसको सेल बाय होलसेल मानेंगे। अब होलसेल मानेंगे, इसके मानने के पीछे भी रेवेन्यू जनरेशन की सारी कहानियां हैं। ठीक है, तो ये आपके दो क्लॉज में है। ओके, ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने 25 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, हमने 25 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ठीक है, 1 से लेके 25। और सेक्शन 3 में था 1, हमने शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट पढ़ा है। अब हमने फोर्थ पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, क्लॉज 1 में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि क्या लिकर होगा उसको डिक्लेयर कर रहा है। और क्लॉज 2 में हमने पढ़ा था स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि बताएगा कि कौन सी कंट्री मेड लिकर है और कौन सी फॉरेन लिकर है। ठीक, ये हमने फोर्थ में पढ़ा। अब फिफ्थ में ये क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ में अब कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि भैया आप, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है, दो पावर है। पहला ये कि वो लिमिट कर रहा है रिटेल को, रिटेल को।
अब ये लिमिट कर रहा है, या तो ये पूरे स्टेट को लिमिट कर रहा है या छोटे से पोर्शन को कर रहा है, और या ये लिमिट कर रहा है आपके पूरे हमेशा के लिए जो टाइम है, टाइम उसने पूरे टाइम के लिए लिमिट कर दिया है, या उसने ओकेजनली की होली दिवाली इस पे। ये आपका क्लॉज वन है। सेकंड में इसने क्या कहा कि अगर आपने लिमिट के ऊपर एक्सीड करा तो उसको होलसेल माना जाएगा। ठीक है, ये आपका फिफ्थ हो गया क्लॉज। अब हम सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ बात कर रहा है पोजेशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। ये आपका आईपीसी में भी था सेक्शन। आईपीसी में मेरे ख्याल से कौन सा सेक्शन था मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, 25 था शायद, 25 या 26 था। अब आप इसमें बीएनएस भी लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है, ऐसे रिकॉल करिएगा। अब सिक्स्थ में ये आपसे क्या कह रहा है, सिक्स्थ में आपसे कह रहा है ये, सिक्स्थ में आपसे कह रहा है कि जब कोई एक्साइजेबल आर्टिकल इज इन द पोजीशन ऑफ पर्सनस वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, इट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी इन पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। कह रहा है कि अगर किसी कोई व्यक्ति है ये, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इस उसकी वाइफ ने, क्लर्क ने या सर्वेंट ने, इन तीनों ने उसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल अपने पास पोजेशन में रखा है, तो ये माना जाएगा कि ये जो इन लोगों ने रखा है वो इसके बिहाफ पे रखा है, और इसको जो है हम लायबल ठहराएंगे। ठीक है, जैसे आप ये सारे जो काम करते हैं, जो बेचते हैं, जैसे आप आपको पता होगा, आप लोग बॉयज को पता होगा कि जब आप शराब, आप लोग का जो टाइमिंग होती है, जैसे हमारे उत्तराखंड में शायद 11 बजे होता है, हरियाणा में तो रात भर खुला रहता है। मान लीजिए दिल्ली में टाइम है कि 10 बजे, उसके बाद आप कहते हैं 10 बजे के बाद क्या करेंगे, आप ब्लैक में शराब लेते हैं। ठीक है, अगर आप ब्लैक में शराब लेते हैं तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग को ये माना जाता है, वो आदमी कह देता है कि ये तो मेरी बीवी ने रखा है या क्लर्क ने रखा है, होता है ना, या सर्वेंट है उसका, तो इसको लाइबल ठहराने के लिए अगर इनमें ये लोग भी उसके बिहाफ पे रख रहे हैं तो भी ये लाइबल होगा। ठीक है, ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, ये पूरा जो इन लोग का ब्लैक में काम करते हैं उसको लाइबल ठहराने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के लिए ये चीज आई है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अ पर्सन एम्प्लॉयड, चाहे वो टेम्पोरली आपका एम्प्लॉयड हो या पर्टिकुलर ओकेजन में आप उसको रख रहे हो कि इस टाइम पे सीजन का टाइम है तो मैंने तब के लिए रख लिया, या आपने 1 महीने 15 दिन रखा फिर हुआ कि इसको हटा देना, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इन दी अगर उसने कैपेसिटी में क्लर्क के, सर्वेंट के या इसके अंदर रखा तो वो उसकी मीनिंग में आएगा। ठीक है, ये इतनी सी बात कह रहा है आपका। अब है हमारा सेवेंथ सेक्शन की सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू कस्टम। ये सेव कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो भी इस एक्ट में, एक्साइज एक्ट में हम पढ़ रहे हैं, वो किसी भी कस्टम एक्ट जो है हमारा उसको प्रिवेल नहीं करेगा। ठीक है, अगर कुछ भी कॉन्ट्रावीन होता है तो कस्टम एक्ट हमारा प्रिवेल होगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू कस्टम फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स और एनी रूल और ऑर्डर टू बी देयर अंडर। ठीक, तो हमारा चैप्टर वन जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको चैप्टर वन फिर से बता देती हूँ। ठीक है, चैप्टर वन एक बार फिर से क्विकली रिकॉल करती हूँ। चैप्टर वन में सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। ठीक है, एक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए कि 2 ऑफ 1950 है। ठीक है, 20 मार्च 1950 में ये इनेक्ट हुआ था या इसकी एसेंट मिली थी, और 1 जुलाई 1950 में ये विथ इफेक्ट फ्रॉम फोर्स में आ गया। ये तीन चीज। सेक्शन टू आपका जो है वो ओमिट हो चुका है। सेक्शन थ्री में आपके 1 से लेके 25 सेक्शंस हैं, जिसमें हमें कौन कौन सी बियर, हमें मतलब मेन मेन जो हमें करनी है। बियर आप कंफ्यूज होंगे, एक्साइजेबल आर्टिकल कौन सा होता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स क्या होते हैं, लिकर में क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद पचवाई कहाँ क्या है आपकी। ठीक है, इसके बाद सेल कहाँ पे हो रहा है। ठीक, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक्साइज कमिश्नर कौन है, इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, इसको स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। एक्साइज ऑफिसर कौन है, ऑफिसर की बात कर रहे हैं तो ये अदर देन एक्साइज कमिश्नर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के चीज में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ओके, फिर आपको टू बॉटल मैंने एक बताया था, टू बॉटल क्या होगा, ये आपको याद रखना है। स्प्रिट आपको याद रखनी है, स्प्रिट में मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या चीजें आपकी ऐड हो रही है स्प्रिट में। ओके,
एक सेल का बताया था, सेल में क्या था, अदर देन गिफ्ट, गिफ्ट नहीं होगा सेल में, जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा। तोला मैंने एक बताया है आपको, जो बहुत 180 ग्राम और 11 पॉइंट समथिंग ग्राम था। ठीक, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई 1 से लेके 25 तक। ठीक है, इसके बाद आपका सेक्शन 4 आ रहा है। सेक्शन 4 आपकी बात करता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर रहा है कि लिकर क्या होगा। दूसरा बात कर रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट कि कंट्री लिकर क्या होगा, देशी और विदेशी की बात कर रहा है। फिर सेक्शन 5 में क्या है आपका, सेक्शन 5 में स्टेट गवर्नमेंट लिमिट लगा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लिमिट लगा रहा है। एक रिटेल में क्या रहेगा आपका, ठीक है, और किस टाइम के लिए, और दूसरा अगर रिटेल से एक्सीड हो रहा है तो होलसेल। ठीक है, ये क्लॉज वाइज आपको याद रखना है, क्लॉज 1 क्लॉज 2, ये भी क्लॉज 1 क्लॉज 2। 6 हमने देख लिया कि जो आईपीसी से हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी दे रहे हैं, तो कौन कौन है इसमें, वाइफ भी इंक्लूड हो रही है, इसमें क्लर्क भी इंक्लूड हो रहा है, इसमें सर्वेंट भी इंक्लूड हो रहा है। अब ये लोग चाहे टेम्परली हो चाहे ये ओकेजनली हो, ये भी इंक्लूड हो रहे हैं। और ये बात कर रहा है एक्सप्लेनेशन की, ऐसे आप लोग को लिख लिख के याद करना है। ठीक है, सेवेंथ बात कर रहा है कि कस्टम, कस्टम जो है, कस्टम को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, चैप्टर 1 हमने कर लिया है। ठीक है, थोड़ा सा बस आप लोग को डेफिनेशन तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद चीजें आपकी आराम से हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अपने चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में आपकी क्या बात कर रहा है, कंट्रोल और इस्टेब्लिशमेंट, कंट्रोल एंड इस्टेब्लिशमेंट। अब इनकी ये सारी यहाँ पे ऑफिसर्स की बात करेगा। ठीक है, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, उनकी ड्यूटीज की बात करेगा ऑफिसर्स की। फिर इनके अपील्स और रिविजन्स की बात करेगा कि कब अपील लाई होगी, कब रिवीजन लाई होगा, इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम नहीं था, इस टाइम पे ये है, तो इससे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से टाइम पीरियड से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है, एक पेज में आप इसको बाद में बैरक में साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम आते हैं सेक्शन 8 पे कि कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, सेक्शन 1 8। इसमें क्या कह रहा है कि द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट शेल सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट इन एक्साइज कमिश्नर। ये आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि कंट्रोल कौन कर रहा है, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है जो एकदम, उसका कंट्रोल किसके पास है, उसका कंट्रोल कमिश्नर के पास है, और सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये आपका एमसीक्यू भी बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 9 में कि इनका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर अलग है और ऑफिसर्स अलग हैं। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट एंड एक्साइज कमिश्नर, स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर को भी अपॉइंट कर रहा है, एंड मे अपॉइंट एज मैनी एज एडिशनल कमिश्नर। एक्साइज कमिश्नर को भी अपॉइंट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाह रहा है कितने भी। ठीक है, एन की बात कर रहे हैं, एन एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को भी ये अपॉइंट कर, जितने मर्जी उतने कर सकता है। ठीक है, एज में बी डीम्ड नेसेसरी। अब फॉर द होल ऑफ दोज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब पूरे राजस्थान में जहां ये अप्लाई हो रहा है, तो हमें पता है कि होल स्टेट पे ही अप्लाई हो रहा है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। ठीक, अब सेकेंड क्लॉज ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट सच एंड मैनी अदर पर्सन एज इट थिंग्स फिट एंड नेसेसरी टू बी। अब स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है। किन की बात कर रहा है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर अपॉइंट कर रहा है, एक कमिश्नर, साथ में स्टेट गवर्नमेंट जितने चाहे अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग एडिशनल कमिश्नर भी अपॉइंट कर रहा है। ठीक, अब दूसरी बात इसने कही कि स्टेट गवर्नमेंट इनको तो करना ही है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जॉइंट एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है, और उसके बाद अदर को कर रहा है, अदर एक्साइज कमिश्नर। ये आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक, इसको करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ये 1A में इनको कर रहा है, किनको कर रहा है, इसमें आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं 1B में। 1B में क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब ड्यूटीज एंड पावर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज बाय ईच ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर 1 and 2। अब ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 clause B में, 1 clause B में स्टेट गवर्नमेंट ये कह रहा है
कि इनकी क्या पावर्स रहेंगी और इनकी क्या ड्यूटीज रहेंगी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, ये 1 बी में कह रहा है। 1 ए में ये अदर ऑफिसर्स की बात कर रहा है, इन लोगों की, और 1 में इनकी बात कर रहा है। ठीक है, अब 2 में क्या कह रहा है ये कि स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट डेलीगेट कर सकता है टू द एक्साइज कमिश्नर such powers of the state government conferred by this act as it may specify except the power to make rules। 2 में ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर रहा है अपनी पावर को एक्साइज कमिश्नर को, कि आप कुछ भी पावर्स जो है, आप हमारी पावर्स आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप रूल नहीं बना सकते। रूल्स बनाने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। ठीक है, एक्साइज कमिश्नर रूल्स नहीं बना सकता। रूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन से गैजेट में लेकर आती है। ठीक है, और वो इसके अलावा कोई भी चीज है वो एक्साइज कमिश्नर को पावर अपनी डेलीगेट कर रखी है उसने। अब थर्ड में क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑथराइज दी, अब ये ऑथराइज कर रहा है कमिश्नर को कि तुम चाहो तो तुम भी डेलीगेट कर सकते हो अपने किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपनी पावर। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आई, सेक्शन 9 समझ में आया। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ सेक्शन 9। सेक्शन 9 आपको कह रहा है क्लॉज 1, आज ना मैं स्पेस लेके नहीं आई हूँ, शायद खाली ना लेके आई हूँ, नहीं लाई हूँ, सॉरी। और यहाँ पे बता देती हूँ, सेक्शन 9 आपको कह रहा है, क्लॉज 1 कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट कर रहा है, एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है, और जितने मर्जी उतने एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने 1 क्लॉज ए में, ये ए कैपिटल ए में इसने ये बोला कि स्टेट गवर्नमेंट इनके अलावा और भी 5 लोगों को अपॉइंट कर रहा है, और भी 5 लोगों को अपॉइंट कर रहा है, जिसमें जॉइंट है, जिसमें डिप्टी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, जिसमें असिस्टेंट है, और जिसमें अदर है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसने 1 बी में क्या बोला, 1 बी में बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को इनकी पावर और इनकी ड्यूटीज बताएगा। ठीक है, अब इसने क्लॉज 2 में क्या कहा, अब इसने क्लॉज 2 में क्या कहा, क्लॉज 2 में ये दोनों ये बाद में ऐड हुए थे, इनकी अमेंडमेंट आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्लॉज 2 में इसने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट कर रहा है एक्साइज कमिश्नर को अपनी पावर, बस कौन सी पावर एक्सेप्ट, कौन सी पावर नहीं कर रहा है, रूल्स मेकिंग, बस रूल्स मेकिंग के अलावा सारी पावर कर रहा है। फिर इसने 3 में क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर को ऑथोराइज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑथोराइज, कि तुम चाहो तो तुम भी अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हो अदर ऑफिसर्स को। ठीक है, ये आपको क्लॉज वाइज भी पूछ सकता है, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना है, और मेंस में तो ऐसे लिख के याद करना ही है आपको, इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अब हम आते हैं, नाइन्थ भी हमारा हो गया। अब नाइन्थ ए है रिपील्स एंड रिविजन्स। अपील कब लाई हो रही है, पहला है हमारा एक्साइज कमिश्नर को अप्लाई हो रही है फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन एक्साइज ऑफिसर अंडर दिस एक्ट। जो भी एक्साइज ऑफिसर ऑर्डर पास कर रहा है, इसके ऑर्डर अपील पे जा रहे हैं कमिश्नर के पास। ठीक, ये क्लॉज ए है। क्लॉज बी क्या कह रहा है कि डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड, एक ये हमारा डिविजनल बेंच है राजस्थान टैक्स बोर्ड का, जो सेक्शन 88 में 2003 के एक्ट में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसके पास अपील कब जा रही है। ठीक है, इसके पास अपील कब जा रही है, फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड बाय एक्साइज कमिश्नर अंडर दिस एक्ट अदरवाइज देन ऑन अपील। इसके पास कब जा रही है, टैक्स बोर्ड के पास, इसको डिविजनल बेंच राजस्थान टैक्स बोर्ड, इसके पास अपील जा रही है, सारी अपील एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जो कमिश्नर जो है अपील में, कमिश्नर अपील में जो ऑर्डर दे रहा है उसके अलावा सारी चीजें जो हैं इसके पास आएंगी। जैसे हमारे पास होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर वो हाई कोर्ट में जाती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाती है हमारी अपील। तो इन्होंने क्या किया है कि कोई भी अगर ऑफिसर है, कोई भी, एक मिनट,
इन्होंने ये बोला है कि अगर पहले उसमें कि एक्साइज कमिश्नर के पास कब जा रही है, उसके पास सारे ऑफिसर्स से जा रही है, ठीक। दूसरा, सबसे हाईएस्ट क्या है इनके पास, डिविजनल बेंच है, ठीक है। उसके पास किसकी अपील जा रही है, उनके पास सबकी अपील जा रही है, सबकी अपील जा रही है, बस जो एक्साइज कमिश्नर जो है आपके अपील में दे रहा है उसकी नहीं जाएगी, ठीक है। उसका ऑर्डर इसके अगेंस्ट नहीं जाएगा क्योंकि इस पे हम रिवीजन डालेंगे, इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं कि एनी अपील अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड एट एनी टाइम विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ। और आपको अपील, इन दोनों की अपील कब डालनी है, इन दोनों की अपील आपको, चाहे आप कमिश्नर को दे रहे हैं अपील, चाहे आप डिविजनल बेंच को अपील दे रहे हैं, अपील का टाइम पीरियड जो है वो 60 डेज है। ये आपका एमसीक्यू भी बनेगा। एमसीक्यूज इसके हर पार्ट से बनेंगे, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, इस पोर्शन से भी बनेगा, इस पोर्शन से भी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि द डिसीजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर और डिविजनल बेंच एज द केस में बी ऑन सच अपील सेल सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ रिवीजन इफ एनी अंडर सबसेक्शन 4 बी फाइनल। वो कह रहा है कि अब ये एक्साइज कमिश्नर जो भी ऑर्डर दे रहा है, डिविजनल बेंच जो भी ऑर्डर दे रहा है, वो जो है वो रिवीजन पे जा सकती है अगर ये क्लॉज 4 के अंडर फॉल करेगी तब, वरना ये फाइनल होगी। क्वेश्चन बनेगा शेल बी फाइनल एक्सेप्ट व्हेन, एक्सेप्ट वो रिवीजन में जा रही हो क्लॉज 4 के अंदर। अब क्लॉज 4 आपका क्या कह रहा है कि डिवीजन बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड में रिवाइज एनी ऑर्डर पास्ड ऑन अपील बाय एक्साइज कमिश्नर। इसने सीधे बोल दिया कि अगर अपील में एक्साइज कमिश्नर ने एक ऑर्डर पास किया अपील में, उसके पास कोई केस आया अपील में, ठीक है, उसमें अब किसी ऑर्डर पास कर दिया, तो अब ऑलरेडी एक्साइज कमिश्नर अपील आपकी सुन रहा है, अब आप उससे भी अनसेटिस्फाइड हो, तो आप अपील के लिए इसको नहीं भेजोगे, डिविजनल बेंच को ना भेज के आप अपील नहीं दोगे, आप रिवीजन के लिए भेजोगे, ठीक। ये पावर है, बस इतना छोटा सा चीज है, ये कह रखा है। और अगर आप रिवीजन में नहीं भेज रहे हो, अगर आपका रिवीजन इस केस में अगर आपका फॉल नहीं कर रहा है, तो सारे ऑर्डर जो है फाइनल माने जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइजो नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस इट इज accompanied by satisfactory proof of payment of 25% of the amount demand created by the order appealed against। 25% पहले आप डिपॉजिट करिए, उसके बाद जो है आपकी अपील सुनी जाएगी, ठीक है। एक बार आप 25%, ये भी आपका एमसीक्यू बनेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लॉज 5, एनी रिवीजन अंडर सब क्लॉज 4 मे बी प्रेफर्ड एट एनी टाइम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और जो आप ये रिवीजन दे रहे हो इसका 30 डेज है, ठीक है। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो। एक बार मैं आपको फाइनल इस सेक्शन का बता देती हूँ, ताकि थोड़ा सा जो भी लेक्चर्स देखते हैं हम, जैसे लाइव क्लास में रहते हैं तो हमारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, इसमें नहीं होता है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत बार रिपीट कर सकूँ, ठीक है। येलो कलर दिखेगा, नहीं दिखेगा, अरे मुझे पेन चेंज करने हैं कलर अपने, कोई नहीं। अब देखिए, सेक्शन 9 है आपका, अपील्स की बात करता है, ठीक है। पहला आपकी क्या बात करता है 9A में कि अपील आपकी दो जगह जा रही है, ठीक है। एक एक्साइज कमिश्नर के पास अपील जाती है, ये किसकी अपील सुन रहा है, ये सारे ऑफिसर्स की अपील सुन रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास डिवीजन बेंच के पास अपील कर सकते हो, डिवीजन बेंच के पास अपील कर सकते हो, सिर्फ कब नहीं कर सकते हो, जब एक्साइज कमिश्नर ने खुद एक अपील में कोई ऑर्डर पास किया है, उसके अगेंस्ट आप डिवीजन बेंच पे नहीं जाएंगे, उसके अलावा आप जा सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने ये बात बोली है कि जो भी अपील है वो आपकी 60 डेज के अंदर आपको फाइल करनी है। थर्ड में इन्होंने ये बोला कि आपकी ये भी जो भी ऑर्डर आपका वन में जो भी ऑर्डर आपका एक्साइज कमिश्नर और डिवीजन बेंच ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, वो फाइनल ऑर्डर होगा, फाइनल ऑर्डर होगा, अगर एक्सेप्ट सेक्शन 4 में वो ना आ रहा हो।
अब सेक्शन 4 हमारा क्या कह रहा है, क्लॉज 4 ये कह रहा है कि क्लॉज 4 ये कह रहा है कि जो एक्साइज कमिश्नर है वो कोई ऑर्डर पास करा है उसने अपील में, उसके पास कोई अपील आई और अपील में उसने फाइनल सुन लिया, इसका अपील ना करके आप डिवीजन बोर्ड पे आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के लिए अप्लाई करेंगे। ये इसकी बात कर रहा है, रिवीजन सिर्फ इस केस में हो रहा है और किसी केस में नहीं हो रहा है, ये आपको मोटा याद रखना है। और इसका प्रोवाइजो साथ में ये कह रहा है कि आपको अपील के लिए सुनवाना है ना, तो पहले आप 25% डिपॉजिट करिए, ठीक है। और फिफ्थ क्लॉज आपका ये कह रहा है कि अब रिवीजन की टाइमलाइन क्या है, 30 डेज। अब अगर आप इसको क्लॉज वाइज याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी है, हम थोड़ा क्लॉज का अगर क्वेश्चन आ गया तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप अब ये चीज आपकी रिवाइज हो गई हो बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट आते हैं हम 9B में कि बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, ये सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को हटा रहा है। जैसे सेक्शन 9 और 10 आपने ये सीपीसी में पढ़े होंगे ना, 10B, तो ये कह रहा है नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding to set aside or modify। जो सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है ना तो उसको बदलने के लिए ना तो उसको हटाने के लिए, क्या, जो भी ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ है किसी भी ऑफिसर के द्वारा जो कि कॉम्पिटेंट है वो काम करने के लिए, ठीक है, उसके पास कॉम्पिटेंसी है, चाहे वो जुरिस्डिक्शन की कॉम्पिटेंसी हो चाहे सब्जेक्ट मैटर की कॉम्पिटेंसी हो, तो आप सीपीसी में आके आप सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते हैं। दूसरा कि कोई भी ऑर्डर पास हुआ है या रेफर्ड हुआ है सेक्शन 9 में, तो आप इसके अगेंस्ट में भी अब आप अपील में सीपीसी में आ गए कि अब भैया हमें सिविल सूट फाइल करना है, क्योंकि हमें जो ये स्पेशल कोर्ट्स है ना, स्पेशल कोर्ट्स हैं ये, तो स्पेशल कोर्ट्स को आप कह रहे हो कि हम यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हुए हैं जो कमिश्नर ने दिया है जो बोर्ड ने दिया है, और आप उसके बाद यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सीपीसी में आके केस फाइल कर रहे हो, अपील फाइल कर रहे हो, तो इसकी जुरिस्डिक्शन जो है ये सेक्शन हटा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा ना कि सीपीसी में भी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सीधे बोला हुआ है कि अगर कोई भी स्टेट ने या कोई भी चीज का अगर एक अपना खुद का एक्ट है, जैसे टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, तो हम उसमें जुरिस्डिक्शन हमारी बार है, ठीक है। अब सेक्शन 10 है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड कन्फरिंग पावर्स। अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में empower any officer to perform the acts and duties mentioned under chapter 8। ये आप याद रख लीजिएगा, mentioned under chapter 8। अपॉइंटमेंट को कोई भी वो कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। दूसरा, order that all or any of the powers and duties assigned to as officer of excise department under this act shall, subject to the provision thereof, be exercised and performed by any officer other than officer or by any other person। अब स्टेट गवर्नमेंट आपको पहले तो अपॉइंटमेंट और पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट ही आपको दे रहा है, अपॉइंट भी कोई भी ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, उसको जो पावर अब उसको एक्सरसाइज करनी है ये भी स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। क्लॉज बी क्या कह रहा है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है आपका डिपार्टमेंट उसके ऑफिसर को क्या क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, ये क्या हो रहा है, क्या ड्यूटीज परफॉर्म करनी है उन लोगों को भी बता सकता है जो उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट के लोगों को भी वो ऑफिसर बना के वो कह सकता है, वो किसी अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी सेम पावर दे सकता है कि आज से आप इस डिपार्टमेंट की जो भी पावर है उसको एक्सरसाइज करिए, या किसी एनी अदर पर्सन, ये तीन लोगों को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट पावर दे रहा है। और ये आपका एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एमसीक्यू बन जाएगा कि पहला सब्जेक्ट बी एक्सरसाइज बाय एनी ऑफिसर अदर देन एक्साइज डिपार्टमेंट, ठीक है, एनी ऑफिसर अदर देन एक्साइज डिपार्टमेंट, ये एक एमसीक्यू है। और एक्साइज डिपार्टमेंट को तो वो कर ही रहा है, उसके अलावा दूसरे अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के भी लोगों को कर रहा है। तीसरा, एनी अदर पर्सन को भी वो पावर दे सकता है कि तुम भी कोई, ये इस ऑफिसर की ड्यूटी और पावर हम आपको कन्फर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं 10th ए में, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो रही है चेक पोस्ट की
और इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स व्हाइल इन मूवमेंट। जैसे आप जब बिहार स्टेट में, क्योंकि बिहार गई हूँ बाई कार, तो इसमें हमारे दीदी के घर के पास से है, तो जब हम घर से जा रहे थे तो वहाँ पे नाकाबंदी होती है ना, चेक पोस्ट थे। हर जैसे ही आपका यूपी और बिहार का बॉर्डर स्टार्ट होता है, जब हम नेपाल जाते हैं तो भी अगर आप यूपी साइड से जा रहे हैं तो बॉर्डर में आपकी गाड़ी है अगर, जो भी रोड पे ऑन रोड आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपकी चेकिंग होती है, ठीक है, चेकिंग होती है, वो चेक पोस्ट कहते हैं उसको। और उसमें आप उसको चेक पोस्ट कहते हैं, उसमें आपका सारा सामान डिग्गी विग्गी सब खोल के देखते हैं कि कहीं आप कोई चीज उसके अंदर लेके तो नहीं जा रहे हो। और जहाँ हम फैमिलीज वाले थे सारे, तो उसमें और ज्यादा शक भी करते हैं कि कहीं इसकी आड़ में हम कुछ कर तो नहीं रहे। तो ये कह रहा है स्टैब्लिशमेंट उन्हीं चेक पोस्ट की, कहता है कि एक्साइज कमिश्नर कर रहा है। ठीक, पहले कौन कर रहा है? एक्साइज कमिश्नर। विथ अ व्यू टू प्रिवेंट और चेक, क्या है उसका पर्पस? प्रिवेंट कर रहा है या चेक कर रहा है इवेजन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। इवेजन मतलब एक्साइज ड्यूटी का, कि चोरी, एक्साइज ड्यूटी की आप चोरी कर रहे हो, उसको देख रहा है, या वो प्रिवेंट कर रहा है उसको बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दी। यहाँ पे बस इससे आप स्टेट गवर्नमेंट से मत कंफ्यूज होइएगा, इसको लिख लीजिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक्साइज कमिश्नर डायरेक्ट कर रहा है कि चेक पोस्ट बनेगा। ठीक है, किस कोई भी प्लेस को वो डिफाइन कर सकता है, कितने भी टाइम पीरियड के लिए भी कर सकता है, और वो नोटिफिकेशन में वो करेगा। ठीक, दूसरा, एवरी ऑफिसर या ऑफिशियल हु एक्सरसाइजेज हिज पावर एंड डिस्चार्जेज हिज ड्यूटी, कोई जितने ऑफिसर्स वहां पे अब उसने तैनात कर दिए हैं उस चेक पोस्ट पे, जो अपनी पावर्स और ड्यूटीज को वहां पे उस चेक पोस्ट में कर रहे हैं, उनकी पावर क्या है? वो इंस्पेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड। अगर कोई लेके जा रहा है आपको, सारे आपके गाड़ी के कागज मांगता है, और अगर आपने कोई भी, अगर आप मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके अंदर, ठीक है, तो आप उसका भैया बिल दिखाइए, आप क्या लेके जा रहे हो, आप सब चीज दिखाओ। ठीक है, इट शैल बी इट्स इंचार्ज। ठीक है, अब बी क्या है आपका? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन वन। अब ये कह रहा है अब सबसेक्शन वन में जो भी कहा है उसके बाद, ठीक है, द एक्साइज कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन, यहाँ पे भी एक्साइज कमिश्नर है, ठीक है, डिक्लेयर एनी एग्जिस्टिंग चेक पोस्ट established by any other department to be the check post for the purpose of this section and may appoint any officer for the। अब ये कह रहा है कि एक्साइज कमिश्नर के पास एक तो ये पावर है कि वो स्टैब्लिश कर ले। ठीक है, क्लॉज क्लॉज वन हमारा 10th ए के आगे आप लिख लेंगे एक्साइज कमिश्नर एंड नॉट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पहला क्लॉज कह रहा है यहाँ पे ये स्टैब्लिश कर रहा है। सेकंड क्लॉज में क्या कर रहा है कि एग्जिस्टिंग है आपका, कोई चेक पोस्ट पहले से ही एग्जिस्टिंग है उस किसी और चीज की वजह से, वो जो टैक्स वैक्स वाली होती हैं वो वाली चेक पोस्ट है, वो जंगलात वाली चेक चेक पोस्ट होती है, जो जंगल वाले फॉरेस्ट एरिया वाले होते हैं। तो एक्साइज कमिश्नर नोटिफिकेशन से ये जो दूसरे चेक पोस्ट किसी और पर्पस के लिए हैं, इसको भी ये एक्साइज वाले उसमें डिक्लेयर कर सकता है कि यहाँ पे भी अब से चेकिंग होगी, क्योंकि यहाँ से भी चीजें निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ से भी टैक्स जो है यहाँ से वो हो रहा है, तो इनके अंडर जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको भी माना जाएगा कि ये अब एक्साइज ऑफिसर हैं। बहुत छोटी सी चीज है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है टोटल इतना। अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा तीसरी बात क्या कह रहा है कि जो भी ड्राइवर है, ड्राइवर या पर्सन इंचार्ज ऑफ व्हीकल है, कोई भी गाड़ी का जो भी ओनर है या ड्राइवर है उसका, जो भी उस चीज को एक्साइजेबल आर्टिकल को लेके जा रहा है, वो क्या करेगा? शेल है, मैंडेटरी है उस इंसान के लिए। ठीक है, ड्राइवर और गाड़ी का ओनर है उसमें जो भी, कि वो अपने साथ परमिट, पास, बिल और बिट्टी ये लेके चले, और उसको अपनी गाड़ी रोकनी है, और कुरियर अपनी गाड़ी और कुरियर रोकनी है उस चेक पोस्ट पे, ये भी उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी की ही बात कर रहा है, ये भी इसकी ड्यूटी बात कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन के ड्यूटीज की बात कर रहा है। दूसरा, वो अपने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करेगा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, चेक पोस्ट पे। और चौथा, कि ये अलाउ करेगा कि आप डिग्गी खोल के, या आप सारी मूवीज में देखते हो ना जहाँ चेक पोस्ट पुष्पा और ये सारी मूवीज में होता है, कि वो जाके ट्रक के पीछे जाके देख कर आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर कागज मांगते हैं, सब चीज मांगते हैं कि अच्छा तुम्हारे पे तो बिल ही नहीं है, तुमने तो बात करी है कि तुम्हारे पे 50 टन होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो 1000 टन है, 1000 टन के पास के लिए तो आपके पास परमिट ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंडर आ गई। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारा कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन व्हीकल और कैरियर, ये आपको याद रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पक्का बनेगा इससे। ठीक है, कि इससे सेक्शन नंबर भी पूछ सकता है कि ये किस सेक्शन नंबर में डिफाइंड है या इसका मतलब क्या है।
कि व्हीकल और करियर क्या कैरियर जो है वो क्या इंक्लूड करेगा, एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी वो हो सकता है, यातायात का कोई भी साधन हो सकता है, इंक्लूडिंग एनिमल टू कैरी गुड्स फ्रॉम, चाहे वो एनिमल्स भी हो सकते हैं कि आप खच्चर में, गधे में, उसमें भी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो भी आपका वो व्हीकल ही माना जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर है हमारा 11 से लेके 15 तक, ये हमारा बस लास्ट है। ठीक है, 11 से लेके 15 तक ये आपका थर्ड चैप्टर है। इसमें बात कर रहा है इम्पोर्ट की, बात कर रहा है इम्पोर्ट कब होगा, एक्सपोर्ट कब होगा, और उस ट्रांसपोर्ट की क्या मीनिंग होती है। ठीक है, बहुत छोटा सा है ये। ठीक है, 11 बात कर रहा है आपके इम्पोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। इम्पोर्ट का मतलब होता है इन, कि राजस्थान के अंदर आ रहा है। नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी इम्पोर्टेड अनलेस, ठीक है, ये मैंडेटरी है, कोई भी आर्टिकल स्टेट के अंडर नहीं आएगी जब तक ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होंगे। क्या है क्राइटेरिया, कि स्टेट गवर्नमेंट ने, अब यहाँ पे आप याद रखें इसके आगे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही आपको परमिशन दे रही है। बस टेंथ वाले में आपका, टेंथ वाले में आपको बस याद रखना है, जो ए वाला है 10th ए, यहाँ पे आपके पास एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है चेक पोस्ट से रिलेटेड। उसके अलावा जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको परमिशन दे रही है, या तो जनरल परमिशन या स्पेशल परमिशन दे रही है आपको। फिर या कंडीशन ऐसी लगाई है स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको आपने सेटिस्फाई करना है। और साथ में कोई भी ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज करी है सेक्शन 28 के अंदर, वो ड्यूटी आपने पे करी हो या उसका आपने बॉन्ड बनवाया हो। ठीक, ये आपकी बिना ये तीन चीज कंडीशन सेटिस्फाई करे आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टेट के बॉर्डर पे ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी कि स्टेट का परमिशन आपके पास है कि नहीं है। आपको ऊपर जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है वो, कि आप इतनी क्वांटिटी में ला सकते हैं, आप ये वाली पर्टिकुलर चीजें ला रहे हैं, आपने एक्साइज ड्यूटी दी है नहीं दी है, ये चेक करेगा। ये आपकी इसकी बात कर रहा है। सेम एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। ठीक, कि नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्टेड या ट्रांसपोर्टेड। अब आपने एक्सपोर्टेड मतलब होता है, एक्सपोर्टेड मतलब होता है स्टेट से बाहर जाना, और ट्रांसपोर्टेड मतलब होता है विद इन स्टेट, अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो नो एक्साइजेबल आर्टिकल शेल बी एक्सपोर्टेड या ट्रांसपोर्टेड अनलेस ड्यूटी इफ एनी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 28 हैज बीन पेड और बॉन्ड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, साथ में सच कंडीशंस इफ द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज हैज बीन सेटिस्फाइड। ठीक है, इसमें सिर्फ दो चीज है। 13 है हमारा पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही है। एक्साइजेबल आर्टिकल कमिश्नर की सिर्फ 10th ए में है चेक पोस्ट अभी तक। ठीक है, मैं बार बार आप लोग को रिकॉल कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू जब आप लगाओगे ना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, पहला क्या कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इनटू या फ्रॉम दी टेरिटरीज टू विच। ठीक है, सिर्फ ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट कर रहा है, एक्साइजेबल आर्टिकल को, किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को। ठीक, दूसरा ये प्रोहिबिट कर रहा है ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, मतलब क्लॉज ए जो है आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, और क्लॉज बी आपके ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। अगर एमसीक्यू पूछेगा तो क्लॉज में आपको कंफ्यूज करेगा, हमने ये देख लिया, हम नहीं होंगे कंफ्यूज। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 14, ये बात करता है पासेज नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट। पासेस, पास की जरूरत होती है हमें। अब इसने कहा है कि क्या होगा पास, कि नो एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ईदर जनरली फॉर ऑल द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, और for any local area comprised therein shall be imported, exported, transported except under a pass issued under the provision of the next following section। ये हमें 15 की बात कर रहा है कि कोई भी चीज जो है आर्टिकल, ना तो स्टेट के अंदर वो इंपोर्ट होगी, ना वो एक्सपोर्ट होगी, ना वो स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी, जब तक उसके पास पास ना हो। ठीक है, अब provided also कि unless the state government shall otherwise direct that no pass shall be required for transport of any excisable article or intoxicating drug
exported under a pass issued by an officer duly authorized in this behalf from any place beyond the limit of those to any other place beyond the said limits, provided ये कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जब तक ये आपको डायरेक्ट नहीं किया है कि नो पास शेल कि आपको पास की जरूरत नहीं है, और वो पास आपको कौन दे रहा है, वो पास आपको दे रहा है जो ऑफिसर है जिसके पास ये पावर है करने की या वो ऑथराइज्ड है। ठीक है, ये आपको सिर्फ बेयर रीडिंग देनी है, इससे कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं। क्वेश्चन इसकी सिर्फ हेडिंग से बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा इसका अथॉरिटी से जो कि स्टेट गवर्नमेंट है, इसके दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 15th का भी सेम ऐसे ही है कि ग्रांट ऑफ पासेस, और इतना कि पासेस फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल में बी ग्रांटेड बाय, अब देखिए कौन कर रहा है, एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर, ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड सच पासेस में ईदर बी जनरल फॉर डेफिनिट पीरियड and kinds of articles or drugs or special for specified occasions or particular consignment only। अब ये जो ग्रांट और पास की जो बात हो रही है यहाँ पे, एक मिनट, सेक्शन 14 में स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम नोटिफिकेशन एक निकालेंगे और हम बोलेंगे कि इतनी जो क्वांटिटी हमने फिक्स कर दी है उसी को लेके आप इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इसके लिए आपको एक पास बनवाना पड़ेगा। ये कह रहा है सेक्शन 14, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। अब सेक्शन 15 में क्या कह रहा है कि जो पास बन रहा है वो एक्साइज कमिश्नर बना रहा है या अदर एक्साइज ऑफिसर बना रहा है, ये बात कर रहा है। और साथ में इसने ये बोला है क्लॉज 2 में कि ये जो हमारा पास बन रहा है या तो ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए बन सकता है, ठीक है, फिक्स पीरियड के लिए बन सकता है कि 1 साल 2 साल के लिए, या स्पेशल कोई ओकेजन है तो उतने टाइम के लिए बन सकता है, या वो किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट तक का पास बन सकता है। ठीक है, तो आपका एक बार मैं हल्का सा कंफ्यूजन वाला एरिया बताती हूँ। 10th ए में एक्साइज कमिश्नर है आपका, और 15th में एक्साइज कमिश्नर प्लस एक्साइज ऑफिसर है। उसके अलावा सारी पावर सब चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वही सब कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ में क्वेश्चंस, ये आपकी हिंदी की पीडीएफ है। ठीक है, ये मैं संडे तक आप लोगों को सब फाइनल करके हिंदी की जो है ये आपको फाइनल करके दे दूंगी। ठीक है, प्लीज हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होइएगा। ये साथ में मैं एमसीक्यूज हैं आपके, ये मैं बाद में लेकर आऊंगी, जैसे एक दो एमसीक्यूज हम कर लें। कितने हैं एमसीक्यूज, 15 है। एक बार जल्दी से कर लेते हैं कि इसका एक्ट नंबर क्या है। हम सबको पता है एक्ट नंबर 2 है। दूसरा, सेक्शन 1 क्लॉज 2 में एक्सटेंड कहाँ कर रहा है, हमें पता है होल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान में कर रहा है। ठीक है, सेकंड हमारा कहाँ क्या बात कर रहा है कि सेक्शन 2 एज इट स्टैंड टुडे इज इन फोर्स विथ फुल टेक्स्ट, सेक्शन 2 ओमिटेड, तो हमें पता है ओमिट हो चुका है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हमारा जल्दी से कर लेते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। सेक्शन 3 क्लॉज 2 में आबू एरिया रिफर्स टू टेरिटरी कंप्राइज्ड इन, ये आप एक बार और पढ़ेंगे तो आपको पता है कि आबू रोड तालिका बानसकाठा डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेड बिफोर, इतना ये आप याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर बन गया तो। नेक्स्ट है 3 का क्लॉज 4 डेफिनेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एक्साइजेबल आर्टिकल, ये मैंने आपको बताया था एक्साइजेबल आर्टिकल में क्या चीज नहीं है। आर्टिकल मतलब कौन कौन से पदार्थ पे आपका पदार्थ या क्या बोलते, एक्साइजेबल आर्टिकल क्या था, एक मिनट मैं देखूं हिंदी मीडियम में। एक्साइजेबल योग्य वस्तु, वस्तु, ठीक है, जिनपे हम ड्यूटी लगा रहे थे। स्टील्स और अदर अप्लायंसेस था, फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल था, हेरिटेज लिकर भी था, ये 5th नंबर या 6th नंबर था आपका, 6th नंबर पे था, और लेंस्ड पॉपी हेड्स ये नहीं था। ठीक, तो करेक्ट ये हो जाएगा। एक्साइज ऑफिसर अंडर सेक्शन 3 का 7 डेफिनेशन में, इट मीन्स एनी ऑफिसर और पर्सन अदर देन एक्साइज कमिश्नर, ये हमें पता है, हमें पता है कि अदर देन कमिश्नर इज अपॉइंटेड अंडर, कहाँ पे अपॉइंट हो रहा है, सेक्शन 9 में अपॉइंटमेंट हो रही है ना। हाँ, सेक्शन 9 में हमने अपॉइंटमेंट करी थी, जहाँ पे हम एक्साइज एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे थे एक जगह, और एक जगह हम एडिशनल एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे थे।
फिर हम 1 के ए में हमने 5 लोगों को अपॉइंट किया था, जहाँ पे जॉइंट थे, डिप्टी थे, असिस्टेंट थे, ठीक है? फिर हमने क्लॉज़ बी में इनको पावर और ड्यूटीज़ दी थी। मुझे भी याद होता जा रहा है आप लोगों के साथ। ऐसे आप लोग को भी याद होते रहना चाहिए, ठीक है? फिर 7th में क्या है कि मैजिस्ट्रेट का क्या मतलब है? हमें पता है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है? फिर अब 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन है तोला का मतलब क्या होगा? ठीक है, तोला का मतलब था 180 ग्राम ट्रॉय और 11.638 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर सेक्शन 4 द पावर टू डिक्लेयर एनी सब्सटेंस टू बी लिकर वेस्ट इन, कोई भी लिकर कोई भी सब्सटेंस को लिकर घोषित कर दे रहा है, डिक्लेयर कर दे रहा है, किसके पास पावर है? हमें पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, क्योंकि सिर्फ 10A में और 15 में इसमें एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है, इसमें एक्साइज कमिश्नर के साथ अदर एक्साइज ऑफिसर के भी पास पावर है। अब आपका 5 क्लॉज 2 में सेल ऑफ एन एक्साइजेबल आर्टिकल इन अ क्वांटिटी एक्सीडिंग द डिक्लेयर्ड लिमिट रिटेल लिमिट इज डीम्ड टू बी, मैंने बताया था ना 2 क्लॉज में, सेक्शन 5 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 था, जिसमें आपको लिमिट लगा रहा था कि रिटेल की लिमिट क्या होगी। दूसरे में मैंने बताया था कि जहां आपने लिमिट एक्सीड करी तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम होलसेल मानेंगे। यही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंडर सेक्शन 6 when an excisable article is in possession of a person's wife, clerk, servant on account of that person, it is deemed to be in the possession of दैट पर्सन ओनली। ये भी आपको मैंने कराया था, ठीक है, सेक्शन 6 था आपका। नेक्स्ट है आपका अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 9A क्लॉज 4 नो अपील शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस अकम्पनीड बाय सेटिस्फैक्टरी प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ, जब तक आप कितना पेमेंट नहीं दे देते हो उसको अपील सुनने से पहले 25%, ठीक है। ये भी मैंने आपको 5 क्लॉज में बताए थे कि ये 5 क्लॉज तक हैं आपके, ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये रिवीजन वाला बताया था। 5th में आपको रिवीजन की 30 डेज बताई थी, अपील की आपको मैंने 60 डेज बताई थी, ठीक है। पहले मैं एक्साइज कमिश्नर कर रहा था और बोर्ड के पास जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट एन अपील में बी प्रिफर्ड विद इन, हमें पता है कि 60 डेज, ठीक है। उसके बाद 11th विच अथॉरिटी हियर्स एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्साइज कमिश्नर पास्ड अदरवाइज देन ऑन अपील अंडर सेक्शन 1 का क्लॉज बी। अब किसके पास जाती है अपील? अदर देन, मतलब अगर एक्साइज कमिश्नर के अपील में जो ऑर्डर पास करी है उसने, इसके अलावा, इस ऑर्डर के अलावा सारी अपील किसके पास जाती है? हमें पता है बोर्ड के पास जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें किसी के गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, मेरे सारे सही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 का 1, जो हमने लास्ट पढ़ा था कि पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स में बी ग्रांटेड बाई ओनली बाय द एक्साइज कमिश्नर और एम्पावर्ड एक्साइज ऑफिसर, हमें ये पता है बी है इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारा सबसे मोस्ट डिफिकल्ट मेरे लिए मोस्ट डिफिकल्ट था। लास्ट टाइम तो हमारे को पनिशमेंट भी याद करनी थी, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को, लेकिन इस बार तो और इजी हो गया आपका सिलेबस। तो एक्साइज में आपको पता लग गया कि एक्साइज में 5 to 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाएंगे, हमें एक भी गलत नहीं करना है, 5/5 आएंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक। एक बार आप एक क्लास के बाद बेयर एक्ट पढ़िएगा, ठीक है, और साथ में मैंने आपको ग्रुप में तरुण चौटानी की एमसीक्यूज दी है, ठीक है, एमसीक्यूज की पीडीएफ दी है, जिसमें सबसे ऊपर आर्म्स एक्ट लिखा हुआ है। उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक्साइज का भी मिल जाएगा, आप जाके अभी सारे एमसीक्यूज लगा लीजिएगा। आपका ये एक्ट भी डन है, साथ में हम प्रोबेशन कर चुके हैं, पॉक्सो कर चुके हैं, पॉक्सो भी ये तरुण चौटानी वाली उसमें से आप कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने 1992 वाला एक्ट किया था, इसकी भी आप कर लीजिएगा, 2022 का किया था, इसका भी आप पीडीएफ से कर लीजिएगा। रिसोर्सेज हैं हिंदी मीडियम वाले, प्लीज मैं सॉरी बोल रही हूँ, मेरे पास अभी मटेरियल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसकी ये जो क्लास वाली पीडीएफ है ना, ये मैं आपको संडे इवनिंग तक दे दूंगी एनी हाउ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये सब मुझे हटा के फिर सब देना पड़ेगा ना जो मैं लिखती हूँ, इसीलिए मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ। अब मेरा बच रहा है SC/ST एक्ट, मेरा बच रहा है JJ एक्ट और मेरा बच रहा है आर्म्स एक्ट। ये हमारा टारगेट है कि कल हम सैटरडे और संडे में इसको फिनिश करें, ठीक है। और साथ में हम अब कोशिश करेंगे कि मंडे को मैं आपको अब मैं पोल करवा लूंगी आपसे कि आईपीसी या और बीएनएस का कंपैरिजन करवाऊं पहले, या बीएनएसएस और सीआरपीसी का, जो मैक्सिमम बोलेंगे बच्चे, ठीक है। वैसे सबसे इजी आपका मैं बताती हूँ बीएसए का कंपैरिजन है,
उसके बाद आपका बीएनएसएस का कंपैरिजन है, क्योंकि इनमें चेंजेस नहीं आए हैं, और उसके बाद आप आईपीसी और बीएनएस का कंपैरिजन है, ठीक है। तो ये मेरी क्लास का शेड्यूल रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आप सब लोग ने, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप डेली मेरा चैनल देखते हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। कोई भी स्टूडेंट अगर पेड टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, पेड टेस्ट सीरीज अगर उसको अपनी तैयारी और अच्छी करनी है, तो इस केस में हमारा प्राइस सिर्फ 599 है, बहुत कम है, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज भी आपको टेस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट वाइज हम आपको 400 200 क्वेश्चंस दे रहे हैं, और साथ में हम आपको फिर मॉक टेस्ट देंगे। मॉक का मतलब है कि 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा ना, जिसमें 70% लॉ होगा, 30% आपकी लैंग्वेज होगी, हम आपको ये 5 देंगे, ठीक है, 5 मॉक देंगे। साथ में हम आपको 2 पेपर और ऐड ऑन करेंगे उसमें, जो इसमें कंपैरिजन वाले, जिन बच्चों को जैसे प्रॉब्लम आ रही है ना कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो हम इसमें कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस ऐड करेंगे, जितने प्रोबेबल आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक हमने सैंपल भी भेजा था, सैंपल आपने टेलीग्राम में चेक कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, और आप लोग वहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज हमारी हालांकि बहुत पहले से चल रही है, बट अगर आप जिस भी दिन पेमेंट करते हैं, आपको पुरानी भी सारी की सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, आप पुराने भी की भी अपनी तैयारी चेक कर लीजिए, और साथ में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अभी तक मेरे को अपने टेस्ट सीरीज का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, सबको ऑल द